आपकी किताब का 5वां पाठ है अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ पदार्थ इनमें से खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए बेटा, एक सारणी दी हुई है, यहाँ पर पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पूछा हुआ है कि इनका स्वाद कैसा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नींबू का रस, तो आपको पता है नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा। संतरे का रस खट्टा, सिरका खट्टा होता है, दही खट्टी, इमली खट्टी, शक्कर आपको पता है मीठी होती है, नमक का नमकीन स्वाद होता है, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा जो बेकिंग पाउडर होता है जिसको केक वगैरह में डालते हैं, जिससे खाना जिससे केक फूला हुआ बनता है, ढोकला फूला हुआ बनता है वो। फिर अंगूर, कच्चा आम और खीरा। तो इन सब का स्वाद बेटा आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इन में से कुछ स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, मीठे नमकीन तो होते ही। और जैसे ये बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा, ये थोड़ा अगर इसको आप टेस्ट करोगे तो खट्टा सा होगा, और इसको अगर आप लोगे, इसमें थोड़ा सा कड़वा होगा, और पानी हाथ में लगा के इसको जब मलोगे अपने हाथ में तो आपको थोड़ा चिकना सा लगेगा, जैसा साबुन होता है। तो बेटा आपको एक चेतावनी भी दी गई है कि जब तक किसी वस्तु को आप नहीं चखेंगे, जब तक कि आपको कहा ना जाए, तब तक आपको कोई चीज़ चखनी नहीं है। ये चीज़ इसलिए दी गई है। अब घर में जो खाने की चीज़ें हैं ये तो आप चख सकते हैं, पर अगर आपको साइंस लैब, आप अगर स्कूल की लैब में जाएं और आपको पता करना हो कोई चीज़ खट्टी है, वहाँ पर कई विलियन पड़े होते हैं, उनको आपको चखना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो हमने देखा कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। इधर देखते हैं, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, इनका स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। हमें खा तो लेते हैं हम, हमें पता नहीं होता इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो कोई चीज़ खट्टी तभी होती है जब उनमें अम्ल होता है। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। और ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय, हम कहते हैं ये पदार्थ अम्लीय है। ठीक है, और जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा, वो कैसा है? क्या कभी आपने उसको चखा है? तो अगर आप उसको चखेंगे, ठीक है, तो वो कड़वा होता है, और मैंने अभी आपको बताया था वो साबुन जैसा चिकना होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उन्हें बोलते हैं क्षारक। अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय कहलाती है। अब बेटा हम हर चीज़ को तो चख नहीं सकते। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप साइंस की लैब में जाएंगे तो आपको कांच की बॉटल्स में विलियन दिखेंगे, है ना, अलग अलग रंग के विलियन होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, तो आप क्या सबको मुंह में डाल के देखोगे? नहीं, क्योंकि उनमें कई इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपकी उंगली, आपकी जीभ जल सकती है। ठीक है, तो आपको चखना नहीं है उन्हें। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं? तो बेटा ये पता करने के लिए कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है, हमारे पास कुछ चीज़, उनको हम बोलते हैं सूचक। ठीक है, उन पदार्थों को बोलते हैं सूचक, जिनसे पता चलता है कि दी हुई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो उनमें से तो कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है, लिटमस, अभी बताएंगे लिटमस क्या होता है, और गुड़हल, गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, हिबिस्कस कहते हैं जिसे। ठीक है, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आपकी किताब में यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है अम्ल का नाम और किस में ये अम्ल पाया जाता है। जैसे देखो बेटा, एसिटिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, अम्ल को मैं एसिड कह रही हूँ। नींबू का रस, जो भी हम खट्टे फल खाते हैं ना, संतरा, ये सब, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक में ऑक्जेलिक होता है। आंवला, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जिसे बोलते हैं। इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अब देखो बेटा, जो चूने का पानी है वो क्षारक है। उसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, ये इसका सूत्र है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। आपने कॉलिन सुना है, जिससे घर के ये शीशे वगैरह की चीज़ें साफ़ करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है।
फिर एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन में पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बेटा आप एक चीज़ ध्यान दो, हाइड्रोक्साइड जहाँ लगा हुआ है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हर जगह आपको OH दिखेगा। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, इसे बोलते हैं दूध, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी। अब देखो बेटा, अब हमारे पास जो प्राकृतिक सूचक हैं जैसे लिटमस, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं हमें वो करना। लिटमस जो होता है, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई हुई है, ये एक पौधा है, ठीक है, इससे बनाया जाता है। और क्या करते हैं, वो कागज़ जैसा होता है, उस कागज़ को रंगों में डुबा के इस तरीके से, तो आपको ये 2 लिटमस पेपर दिखाए गए हैं। ये देखो, ये नीला लिटमस पेपर है और ये लाल लिटमस पेपर है और ये नीला, और ये इनसे बना है, ठीक है। ये प्राकृतिक सूचक हैं, इनसे पता चलता है कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे पता चलता है, तो बेटा मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे ही। अब एक होता है बेटा हल्दी। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। आपने कभी देखा होगा कि हमने खाना खाया और अगर हमारे कपड़े में खाना गिर गया, ठीक है, हमारे कपड़े में अगर खाना गिर जाता है, खाने में तेल भी होता है, हम उसको पानी से मिटाते हैं, वो साफ़ नहीं होता, ठीक है। फिर जब हम बाद में उन कपड़ों को धोते हैं तो आपने देखा होगा वो जिस जगह पर वो, तो बेटा अभी हमने हल्दी का देखा कि उसको कैसे हम सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। अब आपको बोला गया है गुड़हल के फूल से हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें गुड़हल का सूचक कैसे बनाना है। गुड़हल के पत्ते लेंगे हम, कुछ गुड़हल के खूब सारे फूल ले लो और गर्म पानी में उन्हें डाल के रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जो पानी है वो लाल रंग का हो गया है, गुड़हल ने अपना रंग उसमें छोड़ दिया है। अब वो जो पानी बना है वो अब हमारा एक सूचक बन चुका है। अब हम उससे पता करेंगे कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो देखो बेटा क्या है, यहाँ पर आपको ये जो टेबल दी हुई है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है शैम्पू। हमने थोड़ा सा शैम्पू पानी में घोला। ये जो तनु विलयन शब्द है, पहले इन शब्दों का मतलब समझा करो। तनु विलयन का मतलब है शैम्पू को पानी में घोल दिया, और तनु का मतलब है पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो जब हम उसमें इस गुड़हल के बूंदे डालेंगे, जो हमने गुड़हल का पानी बनाया है उसकी बूंदे डालेंगे, तो आपका जो वो शैम्पू है, मान लो, मुझे नहीं पता शैम्पू का रंग कुछ भी हो, सफ़ेद ही होता है मोस्टली अगर हम झाग बनाते हैं, उसका विलयन बनाते हैं। तो अगर हमने जब उसमें गुड़हल डाला, गुड़हल की बूंदें डाली पानी की, तो बेटा जो हल्दी लग जाती है कपड़ों पे, खाना गिर जाता है, तो जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाता है, और फिर अगर हम उसे सुखा देते हैं कपड़े को, तो वो बाद में फिर नॉर्मल हल्दी रंग का ही, पीले रंग का हो जाता है। तो ये अभी सब मैं आपको बताऊँगी। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा है, परीक्षण दिए हुए हैं कि नींबू का रस ले लो और हल्दी के विलयन में डालो। पहले तो आपको पता होना चाहिए विलयन क्या होता है बेटा। जैसे मान लो एक ग्लास है, उसमें तुमने पानी लिया, ये 2 ग्लास हैं, एक इसमें तुमने हल्दी डाल दी, ठीक है, और एक और ग्लास है उसमें पानी लिया, उसमें हल्दी को घोल दिया। ये जो चीज़ बनी ना अब घोल, वो विलयन है, ठीक है। विलयन शब्द क्या, विलयन का मतलब होता है, विलयन है कि पानी में घोल के बना दो, सॉल्यूशन, उसे विलयन कहते हैं। तो अब हल्दी पर का क्या प्रभाव होता है, मान लो आपको बोला हुआ है नींबू का रस, आप हल्दी का घोल बना लो ग्लास में, उसमें अगर आप नींबू का रस डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संतरे का रस डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिरका डालेंगे, विनेगर होता है जो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूध मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अभी हमने पढ़ा था MgOH, जैसे ही आप हल्दी के विलयन में डालेंगे ये लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। और खाने का सोडा वो भी लाल, चूने का पानी वो भी लाल, शक्कर और नमक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो बेटा जब हमने गुड़हल की पानी की बूंदें डाली शैम्पू में, तो जैसे ही हमने डाली आप देखोगे कि वो हरा रंग हो गया, उसका शैम्पू का जो पानी है वो हरे रंग का हो गया। अब हमने नींबू के रस में डाली तो आप देखोगे वो गहरा गुलाबी हो गया, और ये आप घर पे कर सकते हो, गुलाबी रंग हो जाएगा, गहरा डार्क सा मजेंटा। ये आप घर में इसलिए कर सकते हो, गुड़हल के फूल आजकल लगे हुए हैं, अपनी मम्मी से पूछ लेना गुड़हल का फूल कौन सा है, ठीक है। और ये सब करके देखना, ये आप लोगों को करके देखना है। फिर सोडा जल, जो सोडा हम पीते हैं ना,
जब उसमें डाला तो वो हरे रंग का हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है बेटा बेकिंग सोडा, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी अगर आपके घर में है वो डालना तो फिर इसका रंग हरा हो जाएगा। सिरका डालेंगे तो गुलाबी, गहरा गुलाबी। और जब शक्कर और नमक का विलयन डालेंगे, मतलब शक्कर का घोल, चीनी का घोल और नमक का घोल, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुड़हल का जो पानी है वो अपने ही रंग का रहेगा, हल्के लाल रंग का रहेगा। तो बेटा अब आपने देखा कि हमने देख लिया हल्दी से कैसे होता है, लिटमस पेपर का मैं भी आपको प्रयोग में दिखाऊंगी, और गुड़हल का हमने देख लिया कैसे होता है। अब हमें एक नया टॉपिक करना है बेटा यहाँ पर, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण ऐसा होता है बेटा, किसी अम्ल में कोई क्षार मिला दिया, अम्ल ले लिया कोई, जैसे मान लो नींबू का रस ले लिया और उसमें कोई क्षारक मिला दिया, मान लो साबुन का घोल ही मिला दिया, तो जो चीज़ मिलेगी वो मिलता है हमें लवण और पानी। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा। उदासीनीकरण क्या होता है, हम कोई अम्ल लेते हैं और उसमें मिला देते हैं क्षारक। अब मुझे लगता है आप लोगों को पता चल गया है अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, है ना। अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षारक जो कड़वे होते हैं स्वाद में। ऐसी दो चीज़ों को जब हम मिला देते हैं ना, तो जो मान लो हमने एक ये बीकर ली, इसमें हमने नींबू का रस मिला दिया, ठीक है, नींबू का रस, और साथ में हमने इसमें मान लो चूने का पानी मिला दिया, मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको, चूने का पानी, और उनको घोल लिया, तो जो चीज़ मिलेगी, ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे हमने ये आपस में मिलाया उसको हम बोल देते हैं ये उदासीनीकरण हो गया। ठीक है, जो अब चीज़ मिली वो उदासीन है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। अब हम देखेंगे बेटा हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, पढ़ के तो आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको पता चलेगा हमारे जीवन में इनका कितना फ़ायदा है। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है अपाचन। अपाचन मतलब जैसे मान लो आपने खाया, ज़्यादा खा लिया, या कई बार खाना देर में खाया, तो आप देखते हो कि पेट में मतलब कई बार तो जलन सी शुरू हो जाती है, और कई बार बदहजमी हो जाती है पेट में, हमें पेट दर्द होता है, गैस बनती है ना। तो आपको पता, आपने ध्यान दिया होगा आपके मम्मी पापा आपको उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ देते हैं, कहते हैं ये दवाई खा लो बेटा, और वो खा के आप ठीक हो जाते हो। तो पता है वो चीज़ क्या होती है? उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हिंदी में बोलते हैं दूध या मैग्नीशियम। अब होता क्या है, अगर हमने खाया, हमें एसिडिटी हो गई, हमें जलन हो रही है, तो इसका मतलब हमारे खाने में अम्ल बढ़ गया है। आपने अभी मैंने जो पिछले वीडियो भेजी थी, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, तो कई बार वो अम्ल बढ़ जाता है, तो हमें जलन होती है, हमें परेशानी होती है। तो अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए, जो हमने अभी उदासीनीकरण पढ़ा था, हम क्या करते हैं, इसमें कोई क्षारक, मम्मी पापा हमें, कोई डॉक्टर हमें क्षारक दे देते हैं खाने के लिए। ठीक है, और जैसे ही क्षारक और अम्ल मिलते हैं, ये दोनों उदासीन हो जाते हैं। उदासीन मतलब ना अम्ल ज़्यादा रहता है पेट में, ना क्षार ज़्यादा रहता है। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक। जब चींटी या मधुमक्खी कोई चीज़ हमें काटती है, तो इनके डंक में ये एक रस छोड़ती हैं हमारे शरीर में, एसिड होता है उसमें, अम्ल होता है उसमें। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में अम्लीय द्रव छोड़ देती हैं। तो उस जगह पर बेटा हमें कहा जाता है कि आप बेकिंग पाउडर, ये जो बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 उसका रासायनिक सूत्र है बेटा। विज्ञान में जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे आपको रासायनिक सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नई चीज़ है अभी तुम्हारे लिए, पर अब आपको अगली क्लास से ये सब याद होने चाहिए। तो क्या करते हैं कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल बना लेते हैं, जो हाथ में छूने में चिकना चिकना लगता है, उस जगह पर लगा लेते हैं जहाँ पर चींटी या मधुमक्खी वगैरह किसी ने काटा है, तो उदासीनीकरण हो जाता है, क्योंकि जो उसका डंक था उसमें अम्ल है और ये है क्षारकीय, तो वो उदासीन हो जाते हैं दोनों, और धीरे धीरे जो हमारी जलन है वो ख़त्म होने लग जाती है। फिर अगला पॉइंट है बेटा मृदा उपचार। अब मृदा मतलब मिट्टी का उपचार। कई बार क्या होता है, तुमने देखा होगा, कई
किसी किसी मिट्टी में तो बहुत अच्छे फूल उगते हैं, किसी किसी में पौधा मर जाता है जल्दी। तो वो किस कारण होता है? कभी कभी जो मिट्टी है उसमें अम्ल ज़्यादा हो जाता है और कभी उसमें क्षारक ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कैसे कम या ज़्यादा हो जाते हैं? देखो बेटा, हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर एक मान लो एक गमले में मिट्टी है, पौधा है, हम उसमें खूब सारी खाद डाले जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है वो अम्लीय हो जाती है, ठीक है, और पौधे अच्छे से नहीं बढ़ते। तो उस टाइम हमें उसमें क्या करना पड़ता है बेटा, अगर अम्लीय ज़्यादा हो गया है तो हमें उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया CaO, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हो गया। हमें ये डालना पड़ता है जिससे मिट्टी फिर ठीक हो जाती है। और अगर किसी मिट्टी में क्षारक ज़्यादा हो गए हैं तो हमें उसमें कंपोस्ट खाद डालनी पड़ती है जो कि अम्लीय होती है, ठीक है। अब अगला है कारखानों का अपशिष्ट। अपशिष्ट होता है जो बेकार होता है, कचरा। तो अनेक कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं, तो इनको सीधा किसी नाले में, नदी में प्रवाहित करने से पहले उनके अंदर क्षारक मिलाए जाते हैं, ताकि वो जब नदी में जाएं तो वहाँ पर जो जलीय जंतु हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएं। तो बेटा अब ये पार्ट हो गया है। मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आपको बोला था शुरू में। देखो बेटा, इस वीडियो में आपको लिटमस पेपर दिखा रहे हैं। ये लाल लिटमस पेपर है, ऐसा होता है लिटमस पेपर, ठीक है। ये लाल रंग का लिटमस पेपर है, ऐसे मिलता है, और ये नीले रंग का लिटमस पेपर है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इन लिटमस पेपर पर, ये नींबू का रस है इस बोतल में। देखो, अब लाल लिटमस पेपर पर नींबू का रस डाला तो देखना लाल लिटमस पेपर का, और नीले पे डाला तो देखना क्या होगा। देखो, जैसे नींबू का रस डाला तो लाल लिटमस पेपर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ध्यान से देखो। और जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल रंग का हो गया, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये देखो, ये है साबुन का सॉल्यूशन, साबुन का घोल डाला हुआ है। अब आप लिटमस पेपर को ध्यान से देखो, लाल वाला हल्का नीला हो गया है, और जो नीला वाला है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और ये तीसरा हम ले रहे हैं विनेगर, सिरका, जो आप चाउमीन में डालते हैं आपकी मम्मी, ठीक है। अब विनेगर को डाला लाल वाले में, लाल लिटमस पेपर पे डाला और नीले पे डाला, तो देखो जो नीला वाला है वो लाल रंग का हो गया और लाल वाले पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ देखो बेटा, अब आपकी किताब में लिखा हुआ है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? हम कहते हैं ना अम्ल वर्षा, सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं सुना तो मैं समझाती हूँ, या बोलते हैं एसिड रेन। तो आप इसको अपनी किताब से अच्छे से पढ़ना, बाकी मैं आपको अभी ये समझा रही हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, अम्ल वर्षा में क्या होता है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? कहने का मतलब है एक ऐसी बारिश जिसमें अम्ल होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे बारिश में अम्ल कहाँ से आ गए? तो ये बेटा कहाँ से आते हैं आपको पता है, हमारे चारों तरफ कितनी जहरीली गैसें हैं, है ना, पॉल्यूशन इतना है। तो उन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है उसमें, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। अब जब ये चीज़ें, मान लो बारिश हुई, बारिश में पानी होता है ना H2O, जब पानी CO2 से मिलता है तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जब वो SO2 से मिलता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड से बनाता है, तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो बारिश का पानी होता है। और जब वो NO2 से मिलता है तो वो बनाता है नाइट्रिक एसिड। और ये सारे एसिड हैं, अम्ल हैं ये, ठीक है। तो इसलिए जो इनके मिलने से जो बारिश होती है उसको हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं, और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये जो वर्षा है, अम्लीय वर्षा, जब ये बारिश होती है तो भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। हमारे ऊपर गिरेगी, हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी,
ठीक है। तभी आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि मान लो बरसात शुरू हो गई है तो वो शुरू कहते हैं शुरू की बरसात में नहीं नहाना, है ना। जब 2-4 दिन बारिश हो जाती है उसके बाद जो बारिश होती है वो कहते हैं कि अब हम नहा सकते हैं उस बारिश में। वो इसी वजह से होता है कि जो शुरू में बारिश होती है, जो बारिश का पानी आता है शुरू में, उसमें गंदगी होती है, उसमें ये अम्ल मिले होते हैं। 1-2 दिन बारिश होती रहती है तो हवा से ज़्यादातर ये जो गैसेज हैं वो बरस चुकी होती हैं पानी के साथ, ठीक है। और फिर मम्मी पापा कहते हैं अब आप नहा सकते हो।